हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अचीवर्स टॉक पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें ओशिन जी हमारे साथ फिर से आई हैं और इन्होंने लास्ट टाइम जब हमने इनका इंटरव्यू लिया था तो इन्होंने CHSL में रैंक 299 लाया था और अभी उस टाइम ये राजस्थान LDC में काम कर रही थी। अभी ये इन्होंने SSC CGL में बहुत अच्छा स्कोर लाया है और इनका रैंक भी हम जानेंगे इनसे कि कितना आया है। तो स्वागत है ओशिन आपका फिर से हमारे चैनल पे। और बताइए थैंक यू आपका सर। रैंक कितना था SSC CGL में? यस सर, एसएससी सीजीएल 19 में आई गॉट 477th रैंक, ओके। व्हिच वाज अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज एनालाइजर्स बोल रहे थे कि आई विल गेट, आई मीन अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स आई विल गेट 600 और 700 रैंक, बट अच्छा, आई गॉट 477। या पर ये टॉप उससे अच्छा 500 हुआ। वाज माय ड्रीम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आपकी स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुई थी? आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप बताइए व्यूअर्स को। Yes, sir. Till 8th class, I studied in my parents' school actually. Mom used to run a school, अच्छा so I used to read in that. Yeah. अच्छा अच्छा। So till 8th, I studied in Adarsh Public School. Then after 10th, after 8th class, मैंने 9th to 12th, 9th class मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया था. Then 10th, अच्छा। 11th, 12th मैंने एक प्राइवेट स्कूल से किया. Then हम्म। after that, I went for BTech. सो उदयपुर के पैसिफिक कॉलेज से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी और 10th 11th 12th स्प्रिंग गर्ल्स स्कूल से की थी, जो मेरे होम टाउन में ही है। अच्छा अच्छा, तो आपका ट्रेड क्या था इंजीनियरिंग में? सर इट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके ओके। सो ओशिन, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ये SSC CGL के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपका इंस्पिरेशन क्या था? व्हाई डू यू वांट टू बी ऑफिसर इन थ्रू SSC CGL या फिर SSC CHSL या फिर राजस्थान LDC में क्यों जाना था आपको? इंस्पिरेशन। बिकॉज ऑफ माय फादर आई गेस। या ओके ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही इज ऑलवेज बीन लाइक कि भाई कुछ करना है लाइफ में, ओके। डोंट बी अ मीडियोकर इन योर लाइफ, हम्म। कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ बड़ा करो लाइफ में, कुछ अलग करो लाइफ में। देन ओके। माय टीचर्स, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। हम्म उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर इंजीनियर तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन कुछ हम्म। करना है तो कुछ ऑफिसर लेवल की जॉब करो। तो दैट डे अच्छा। आई थॉट कि ठीक है, आई विल गो फॉर यूपीएससी, ओके। बट यूपीएससी इज अ नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन एंड हम्म। आई थिंक आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट। तो अच्छा। आई ऑप्टेड फॉर एसएससी बिकॉज 5 साल पहले 6 साल पहले सब यही बोलते थे कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो हैव टाइम ऑफ 3 to 4 years, हम्म डोंट थिंक कि आप एक साल में यूपीएससी क्लियर कर लोगे। एंड आई थिंक दे वर राइट। एसएससी का उस टाइम हम्म। ऐसा ट्रेंड नहीं था। 2013 14 15 की एसएससी का जो हिस्ट्री थी वो इट वाज स्मूथ। ये ठीक है, आपने हम्म अगर 16 का पेपर दिया है तो 16 के एंड तक ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट हम्म जब मैंने एंटर किया एसएससी की प्रिपरेशन में 16 वाज हम्म स्मूथ, बट 17 18 इनका प्रोसेस और 19 का तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो चुका था प्रोसेस। हम्म कुछ कभी कोर्ट केस, कभी पेपर लीक, कभी हम्म। पता नहीं क्या। तो एसएससी का ऐसा था कि ठीक है मैं एक साल में निकाल लूंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल गो फॉर इट, बट आई थिंक डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी। ओके ओके। तो ओशिन, आपने CHSL में 299 स्कोर किया, आपने राजस्थान LD से भी ये निकाला और अब CGL में आपका बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप ये बताइए कि आपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रखी थी? कैसे हर एक सब्जेक्ट में काम करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में बताइए। I think I learned a lot from my preparation. Every year I learned something. सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूंगी। रीजनिंग इज अ वेरी नॉर्मल सब्जेक्ट। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इट्स अ कॉमन सेंस आई गेस, दैट्स इट। तो रीजनिंग में सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर सबसे पहले सिलेबस देखो, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर। करेक्ट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 16 टॉपिक्स हैं तो आप सबका एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, मिसिंग नंबर क्या होता है, जो भी इस तरह के टॉपिक्स है उनका कंसेप्ट क्लियर करो एंड आफ्टर दैट गो फॉर प्रीवियस ईयर्स. एंड आई थिंक एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर्स ओनली. करेक्ट. अगर रीजनिंग आपने उठाई है, आपने सारे टॉपिक्स एक बार कवर कर लिए, सबके कंसेप्ट आपको पता चल गए हैं, टाइम एंड क्लॉक, कैलेंडर, व्हाटएवर जो भी टॉपिक्स हैं, उन सबकी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए सब, तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स उसके क्वेश्चन लगा लो, तो रीजनिंग बहुत आराम से हो जाती है, उसमें कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती. आफ्टर दैट जीके. हाँ, जीके बहुत वास्ट है एसएससी का. आप नहीं कह सकते कि ठीक है मुझे सिर्फ इतनी ही हिस्ट्री पढ़नी है, इतनी ही ज्योग्राफी पढ़नी है, ऐसा नहीं होता. तो जीके को आपको सबसे लास्ट में सोचना चाहिए, जीके में मुझे कैसे पढ़ना है. उसके लिए आप सबसे पहले कोई भी एक बेसिक बुक ले लो, मंजूषा हो गई, ल्यूसेंट हो गई, कोई भी एक बुक सोच लो कि ठीक है मुझे ये करनी है, जो भी आपको अच्छे से समझ में आए. मैंने मंजूषा बुक पढ़ी थी और उसमें पैराग्राफ वाइज सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा के रखा था, जबकि एसएससी में जनरली ल्यूसेंट के लिए बोलते हैं. ल्यूसेंट में वन लाइनर्स है जो मुझे समझ में नहीं आते थे. तो मैंने मंजूषा पढ़ी थी, उसमें पैराग्राफ में दे रखा था, डिटेल में दे रखा था, सब कुछ अच्छे से समझा रखा होता था, तो मैं उसको पढ़ती थी. देन मैंने घटना चक्र पढ़ी थी. घटना चक्र में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो यू कैन से कि 25 में से आपको 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे घटना चक्र के, एज लॉन्ग एज आई बिलीव. ओके. घटना चक्र पढ़ो प्रीवियस ईयर्स के लिए, और कोई भी एक बेसिक मंजूषा या ल्यूसेंट जिसमें आप कंफर्टेबल, उसको कंप्लीट करो. और फिर बचता है करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक यूट्यूब चैनल जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसका आपको समझ में आता है, वो आप फॉलो करो. करंट अफेयर्स के लिए वहां से पढ़ लो. और आई थिंक लास्ट मैक्स टू मैक्स लास्ट 1 ईयर का पूछते हैं करंट अफेयर्स, इससे ज्यादा नहीं पूछते. अच्छा. इट डिपेंड्स अपॉन योर हाउ मच टाइम डू यू हैव. हाँ, ये भी बात है कि आपके पास कितना समय है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए. अगर आपके पास कम समय है तो 7-8 महीने, और अगर ज्यादा समय है तो आपके पास 15 महीने, 16 महीने, आपको जितना मन है. फिर तो आप डेफिनेटली जीके बहुत अच्छे से कर सकते हो. तो अब आता है इंग्लिश और मैथ्स, जो कि मैथ सबसे ज्यादा जो पार्ट. मेंस में भी आता है, जो उसका भी वेटेज है. इंग्लिश में आई वुड से, इंग्लिश में आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सबसे पहले उसका हो गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, देन उसका ग्रामेटिकल, एंड देन वोकैबुलरी. वोकैबुलरी के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का देखना है. अगर मैं 21 के एग्जाम को टारगेट कर रही हूँ, तो 20 तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उन सब में जितनी भी वोकैबुलरी पूछी है, आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इडियम फ्रेज का पता होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब आपको पूछी हुई आनी चाहिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको आने चाहिए. प्रीवियस ईयर्स तो एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए. दैट्स अ बेसिक थिंग. ओके. तो वोकैबुलरी के आप वैसा कर सकते हैं. अगर आपने एक बार वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर्स की सारी कंप्लीट कर ली है, देन गो फॉर नेक्स्ट योर कलेक्शन. सेकेंडली कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है. कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए मैंने बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा था. मैं द हिंदू को फॉलो करती थी. मैं दिन का 1 घंटा फिक्स रखती थी कि मुझे 1 घंटा द हिंदू पढ़ना है. आई हैव बीन इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर बीटेक. दैट्स व्हाई मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक हुई. ओके, आई वोंट से कि मेरी इंग्लिश पहले बुरी थी. आई ऑलवेज लव्ड दैट लैंग्वेज. तो फॉर मी द केस इज डिफरेंट, बट स्टिल द हिंदू का लेवल तो अलग ही है ना. आपको इंग्लिश कितनी भी अच्छी आती हो, बट द हिंदू पढ़ने जाते हो तो यू मस्ट बी फ्रॉम अ इंग्लिश बैकग्राउंड ओनली. हाँ, आपके लिए हिंदू के लिए आपको प्री रिक्विजिट चाहिए, आप डायरेक्ट उसे नहीं पढ़ सकते हैं. सो आई वुड Yes, सजेस्ट कि रीडर्स को कि आपको एक इंग्लिश की समझ बनानी होगी पहले. तो उसके लिए आप अगर एकदम बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फिर 7th 8th की भी बुक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद. एग्जैक्टली मैं यही हाँ. बोलने वाली थी कि द हिंदू इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग. वो आपको तब पढ़ना है जब आपको थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल नॉलेज हो. और थर्ड पोर्शन जो हमारा ग्रामेटिकल आता है, उसके लिए आपको, आपकी अगर इंग्लिश में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में, तो आपको एक बार ग्रामेटिकल पढ़ना ही पड़ेगा. ग्रामर रूल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, प्लस उसमें एक्सेप्शन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड यू कांट डिफाइन इट इन वन वे. ओके. और तो और फिर ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद फिर वो कैप पे हमने बात किया, एंड द थर्ड पार्ट दैट इज ग्रामर. ग्रामर. ग्रामर
तो ग्रामर के रूल्स एक बार आप अच्छे से पढ़ो, उसको बाय हार्ट कर लो, उसके एक्सेप्शंस भी आपको पता होने चाहिए। वो ग्रामर रूल्स पढ़ने के बाद देन यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग। आपको अगर स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है, जस्ट ब्रिंग अ बुक ऑफ किड स्टोरी एंड रीड इट एंड जस्ट सी कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। और किड स्टोरीज में वोकेबुलरी ऐसे हाई लेवल की नहीं होती, बहुत छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स होते हैं, तो आप उन्हें समझ लेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ग्रामर रूल्स पढ़ के आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा हो जाएगा। और फिर एक बार जब आपको वो किड स्टोरीज और नॉर्मल स्टोरीज समझ में आने लग जाएगी, देन गो फॉर द हिंदी। बिकॉज एसएससी समटाइम्स अच्छे लेवल के क्लॉसेस भी पूछता है, अच्छे लेवल के पैसेजेस भी पूछता है, तो आपको समझ होनी चाहिए। प्लस द हिंदू पढ़ने से मुझे लगता है, मेरा जैसे एरर पोर्शन मुझे जल्दी से समझ में नहीं आता था, लेकिन द हिंदू पढ़ने के बाद फर्क आया उसमें बहुत ज्यादा। मैंने पैसेजेस को भी, मैं द हिंदू जब पढ़ती थी, और क्या करना होता है आपको कि आपको नए वर्ड्स पे अटकना नहीं होता है। आपको अगर द हिंदू पढ़ते टाइम नई वोकेबुलरी मिल रही है, तो एक बार के लिए स्किप इट। आप देखो कि उस वर्ड को स्किप करके आपको सेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड आफ्टर दैट यू एनालाइज कि ठीक है, इस वर्ड का मुझे समझ नहीं आया मीनिंग, फिर भी मुझे सेंस समझ में आ रहा है। तो आपको हर वर्ड पे देखने की, रुकने की जरूरत नहीं है। वोकेबुलरी के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स करना है, और उसके बाद आपको लगता है कि आपका प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छा हो गया है, उसके बाद ही द हिंदू के नए वर्ड को अंडरलाइन करो, उसको नोट करो और उसको बार बार रिवाइज करो। करेक्ट करेक्ट। एंड कॉम्प्रिहेंशन भी आपका तभी अच्छा होगा जब आप रीडिंग करोगे। तो ये 3 पोर्शन आपके बहुत आराम से कवर हो जाएगा। ओके ओके। और ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए क्या आपने सोर्स लगाया था? जैसे ग्रामर का आपने रूल्स को देख लिए, आपने एक्सेप्शन समझ लिए, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। विदाउट इट ये सारा कुछ फिर काम नहीं करेगा। यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई एरर्स इन सेंटेंसेस एग्जाम पे। एरर के लिए, एरर्स जो होती हैं वो मेंस में 20 के अराउंड आती है, 20 आती है, 20 नंबर्स में आती है। तो आपको एरर बहुत अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। एंड फॉर दैट आई रेड मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बुक मैंने देखा है और इसमें काफी सारे सेट्स हैं, तो वहाँ पे आपके पास एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रीवियस ईयर भी सारे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे जितने भी बुक्स होंगे, मैं उन्हें लिंक में नीचे जो लाइक बटन है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आप जाओगे तो सारे बुक्स के लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से जो भी बुक है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये जो प्रोसेस है काफी लंबा है, अलग अलग टीयर्स में ये एग्जाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, देन 4, फिर डीबी भी होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो टीयर्स है उसका स्ट्रैटेजी क्या हुआ है, ठीक है, आपके लिए क्या था और कैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। टीयर 1 के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? टीयर 1 के लिए यू हैव 4 सब्जेक्ट्स। तो वी टॉक्ड अबाउट जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग। फोर्थ is maths. Sorry, we talked about GK, reasoning and English, and now maths is remaining. तो मैथ्स में भी आपको रीजनिंग वाला ही फंडा अपनाना है, सेम टू सेम। बस आपको मैथ्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा लगेगा, बिकॉज उसमें अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आउट ऑफ कंसेप्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको, मैथ्स और रीजनिंग में सेम चलता है। सबसे पहले मैथ्स में आप टॉपिक्स देखो, यू हैव 21 to 22 टॉपिक्स ओवरऑल इन मैथ्स, इंक्लूडिंग एडवांस एंड अरिथमेटिक। तो मैथ्स में भी आपको ये करना है, सबसे पहले आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स उठाना है। आपने एक बार 16 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। नाउ दैट इज अप टू यू कि आपको टॉपिक वाइज करना है या फिर आपको ईयर वाइज करना है। इट्स अप टोटली अप टू यू। अगर आपने एक बार ईयर वाइज क्वेश्चंस लगा दिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के 16 के इतने क्वेश्चंस थे, मैंने ये सारे कंसेप्ट उसमें कर लिए हैं, सारे मेरे टाइप्स क्लियर हो गए हैं, तो फिर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते जाइए। प्रीवियस ईयर्स आपने एक बार कर लिया, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट में आप देखो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके। उसमें जहां भी क्वेश्चंस में आप अटको कि ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आया मुझे, जस्ट नोट इट डाउन और मार्क इट, और मतलब कैसे भी करके उसको हाईलाइट कर दो एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। प्रॉफिट लॉस का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आप बार बार उस टॉपिक में, उस टाइप में अटकते हो, उसको नोट कर लो कि ये टाइप में मैं हमेशा अटकती हूँ, तो मुझे इसको बार बार देखना है।
आप Just उसकी keep revising it. आप उसकी कॉपी भी बना सकते हैं, जहाँ पे टाइप हर एक टाइप जहाँ पे आप अटक रहे हो, और उसे फिर आपको हर संडे को या सैटरडे को रिवाइज करना चाहिए, या फिर जब भी हर वीक वो कॉपी जिसमें आपने टाइप सारे लिख रखे हैं, जैसे परसेंटेज के लिख रखे हैं, उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस के लिख रखे हैं, आपको वो बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसे देख के बनाना है, वही क्वेश्चन को सेम रिपीट करना है, ताकि आपको वो टाइप समझ में आ जाए, और फिर आगे जब वो टेस्ट में आए या फिर एग्जाम में आए तो आप उन्हें सॉल्व कर सके उस पॉइंट पे, है ना। तो ये था सार जो बिल्कुल आप कह रही थी। ओके, सो बिल्कुल, ओके। that's the best option to improve your maths. और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आने लग गई है, तो आई वुड सजेस्ट make a habit of calculating, like give yourself 1 hour for calculation, and कैसे भी रैंडम नंबर्स उठा के मल्टीप्लिकेशन करने लग जाओ, एडिशन करने लग जाओ, डिवीजन करने लग जाओ, it will help you a lot. तो but you will have to do it, yeah. So जब आप कैलकुलेशन Exactly. का स्पीड अपना इंक्रीज करते हो तो यू सेव टाइम, यू सेव लॉट्स ऑफ टाइम, तो वो फिर आप 2-3 Yeah. लास्ट के क्वेश्चन में जब लगाओगे तो आप 2-3 क्वेश्चन आप जब ज्यादा बनाते हो तो आपका जो रैंक है वो बहुत ज्यादा ऊपर चल जाता है, मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर चल जाता Definitely, मतलब you can see कि 5 marks पे 2 marks में 20 to 25 रैंक का डिफरेंस आ जाता है. है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रैंक लानी है तो you will have to put a lot of efforts. ओके Very important. ओके ओशिन, तो ये तो रहा टीयर 1 के लिए, और अब हम बात करते हैं टीयर 2 के लिए, जो कि अपना मेंस है, इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चंस, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, कम टाइम होता है, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी टीयर 2 की तैयारी के लिए? Okay, tier 2 is not different from tier 1 at all. जब आप tier 1 की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तभी आपका tier 2 का प्रिपरेशन साइड बाय साइड हो जाता है. It's up to you कि how do you do this, and never ever think कि pre is different, mains is different. Not at all. ओके अगर आप प्री में मैथ्स और इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका साथ ही साथ मेंस अच्छे से हो जाता है. बस बात ही आ जाती है कि मेंस में आपको 2 घंटे में लगातार मैथ्स करना होता है और अगले 2 घंटे में लगातार इंग्लिश करना होता है. बस ये डिफरेंस आता है और कुछ डिफरेंस नहीं आता है. तो अब जब मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, मेंस की प्रिपरेशन तक आते आते आपका सिलेबस कवर हो चुका होता है. आपको सिलेबस में दिमाग लगाने की नीड नहीं होती. ओके, मेंस में ये टॉपिक नया है या फिर ये प्री में नहीं था और मुझे ये नया पढ़ना है मेंस के लिए, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं है। सारे ही टॉपिक्स प्री में कवर्ड हैं ऑलरेडी. मेंस के लिए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है. ओके अब आप पे डिपेंड करता है, एंड मुझे नहीं लगता कि किसी के दोनों ही सब्जेक्ट्स वीक होते होंगे. इफ आई वाज गुड इन इंग्लिश तो मेरी मैथ्स वीक थी. आई थिंक ये मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था. अच्छा, मैथ्स मुझे में याद आई तो हैव नहीं है। हैड ऑलवेज अ लॉट. अच्छा ओके, बट आई डू बिकॉज मैथ्स हमेशा से वीक रही थी. ओके बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होते हैं. आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करते मैथ्स में. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी. देन मैंने स्लोली स्लोली इम्प्रूव किया खुद को. मैंने देखा कि मेरी कहाँ की कमी रह रही है, एंड देन आई इम्प्रूव्ड इट. तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश संभाल लूंगी तो आप मैथ्स पे ध्यान दो. तो मेरा ऐसा ही था. तो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना होता है, अगर आप वीकली 7 डेज होते हैं हमारे पास. मुझे ऐसा लगता था मेरी मैथ्स वीक है तो मैं वीकली 4 टेस्ट देती थी मैथ्स के, और 2 के अराउंड देती थी इंग्लिश के. ओके तो आपको मेंस में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के नंबर्स को बढ़ाना है. दैट्स इट. आपको अपने मॉक्स में मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है, और मॉक्स में भी एनालाइज ऐसे करना है कि आपका परसेंटाइल कितना बन रहा है. ओके ओके आप मैं ऐसे मत सोच के चलोगे. मैं उस चीज पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि हाउ टू एनालाइज टेस्ट सीरीज, मॉक जो देते हैं उसको कैसे एनालाइज करना है. उस पे फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे. अभी बात करते हैं कि टीयर 3 जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टूडेंट्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है. ओके Tier 3 is totally, what should I say, directly proportional to your luck, I guess. But still,
आपको अपने दिमाग में सिलेक्शन चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सिलेक्शन चाहिए। आप ऐसी चीजों पे बिलीव नहीं कर सकते, लक पे डिपेंड करता है तो हम नहीं कर पाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता था, इट्स ऑल हम्म अबाउट लक। बट मैंने हम्म सिर्फ ये किया कि मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, मैंने सिर्फ हम्म अपनी प्रिपरेशन पे फोकस किया। कुछ मतलब कुछ ऐसे 20 to 25 जनरल टॉपिक्स होते हैं, उनको आप हम्म रेडी कर लो। हम्म एंड एक बार वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको लगता है कि वो चीज आप लिख पाओगे, उसको डिफाइन कर पाओगे, एंड आफ्टर दैट यू गो टू स्पेसिफिक टॉपिक्स। एक बार हम्म 25 टॉपिक्स आप जनरली रेडी कर लो, उसके बाद आप सब हम्म टॉपिक्स में जाओ उनके। ओके ओके तो व्हाट यू कैन डू कि सबसे पहले आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम्म फर्स्ट डिफाइन इट, फिर उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। इफ यू हैव एनी फैक्ट्स और नंबर्स और डेटा, देन हम्म इंक्लूड इट इन योर पैराग्राफ। एंड देन लास्ट में हम्म उसका लिखो कंक्लूजन। और सो लेटर राइटिंग के लिए, प्रेसी राइटिंग के लिए और एप्लीकेशन के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो दैट इज वेरी बिफोर नेसेसरी एग्जाम, यस, क्योंकि उसी के मार्क्स होते हैं बेसिकली। और फिर इट डिपेंड्स कि आप अपने दिमाग में कैसा सोचते हैं, आपको कितनी लैंग्वेज आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, कितने आप फैक्टर्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती है। तो थर्ड पेपर इतना टफ नहीं होता, उसको इतना ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती उसके लिए। तो रोशीन, अब हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज कब से लगाना चाहिए। if this is your first day, you are going for preparation, and I'm starting from today, then I हम्म would suggest give one test that day only. ओके फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मैं 1 जनवरी से एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी 1 जनवरी को टेस्ट दो, एक बार अच्छा प्रीवियस ईयर का अच्छा कोई भी। देन चेक कि आपको कितना आ रहा है, आपको क्या समझ में आता है, आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपकी कितनी रैंक आ रही है। तो यू विल गेट टू नो कि आप कितने पानी में हो फॉर दैट प्रिपरेशन। एंड देन एनालाइज योरसेल्फ कि ओके, मैथ्स में मुझे ठीक लग रहा है, मैं कर लूंगी, इंग्लिश भी मेरी ठीक ठाक है, मुझे जीके में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो कि मैं जीके पे ज्यादा ध्यान दूंगी और व्हाटसोएवर। एक बार जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फाइनल कर लिया कि आज से स्टार्ट करना है, आज ही एक टेस्ट दो। देन गो थ्रू द सिलेबस, आप देखो सिलेबस क्या क्या है, देन पढ़ाई करो अच्छे से। फिर आई थिंक 3-4 महीने में कोर्स शायद करवा देते हैं चैनल वाले, कुछ ऑनलाइन जो भी चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना आपका चल रहा है टाइम। अगर आपको लगता है कि फिर 5 मंथ 6 मंथ्स हम मान के चलते हैं कि 6 मंथ में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको टेस्ट ही स्टार्ट करने हैं। और अच्छा टेस्ट आई थिंक 20 to 25 टेस्ट आपको 2 महीने में बिफोर एग्जामिनेशन दे देने चाहिए। ओके 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 ओशीन, हम बात करेंगे अब कि आपको एनालाइज कैसे करना चाहिए टेस्ट सीरीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसको कैसे समझें और कि कहाँ पे वीक हैं हम, और फिर उससे कैसे डील करें। प्री के बात करते हैं हम, तो 4 सेक्शन होते हैं हमारे पास। रीजनिंग में जनरली क्वेश्चंस गलत होते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके गलत होते हैं तो वही वाली बात आ जाती है, मार्क करो, हाईलाइट करो, नोट करो, इट्स अप टू यू। अगर आपको टॉपिक अच्छा में प्रॉब्लम आ रही है कि आप लगातार क्लॉक वाले क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत है कि आप पर्टिकुलर क्लॉक के टॉपिक की वापस रिवीजन करें उसके कंसेप्ट का, और वापस सिर्फ और सिर्फ क्लॉक के क्वेश्चंस लगाएं आप। अगर आपको सिलॉजिज्म करके भी एक टॉपिक आता है, उसमें बार बार प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके क्वेश्चंस लगाएं फिर सिर्फ और सिर्फ। और फिर 1 वीक तक आपको ध्यान में रखना है कि आपने ये गलती की है और आपको नेक्स्ट मॉक में ये गलती नहीं करनी है। ओके इंग्लिश में भी सेम, मतलब चारों में ही ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है कि जिस भी क्वेश्चन को आपने गलत किया है, आप उसको हाईलाइट करो, मार्क करो, नोट करके रखो। आप जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उसको आप रखो साइड में, और उस चीज को लगातार ध्यान में रखना है। जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट कि आप एक ही मिस्टेक वापस ना करें, बिकॉज दैट हर्ट्स अ लॉट। मेरे साथ हुआ था ऐसा। ओके ओके मैंने जब प्री का एग्जाम दिया था, तो आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझे हमेशा डाउट आता था कि मैं हमेशा उसको गलत करती थी, मैं हमेशा उसको दिमाग में रखती थी, बट फिर भी वो वहां जाके गलत हुआ। ओके तो एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम क्या होता है वो बिल्कुल अलग बात है। एग्जाम डे बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, वो आपके हाथ में नहीं होता कि आप उस दिन क्या करके आते हो। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप गलती ना ही करें। और जीएस का आपने कैसे ये किया था,
आकलन कैसे किया था कि कहाँ पे पढ़ना चाहिए, कहाँ पे काम करना चाहिए? GS, as I told, GS is also a luck dependent subject. हम्म आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे इसको पढ़ना ही है, और मॉक्स में बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्चुअल एग्जाम में बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो ऑल यू कैन डू कि आपको जितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप वही अटेम्प्ट करो और उसी का बैकग्राउंड देखो। ओके। अब ऑब्वियस सी बात है, जीएस मतलब महासागर है, आप सब कुछ तो पढ़ के नहीं जा सकते वहां नहीं पे। नहीं नहीं नहीं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। जब मैं 16 में प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक थी, उसमें जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा लंबी हाइट कौन सी एक्ट्रेस की है, और दोनों में ही दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ ऑप्शन में थे। हम्म। नाउ कौन जाएगा उनकी हाइट मेजर करने? तो ये आई डोंट एसएससी थिंक का कि हम क्वेश्चन है? एसएसटी बेस करें। ये या एसएससी का क्वेश्चन है? ओके। ओशिन तो जस्ट डू योर बेस्ट एंड एक ही चीज पे फोकस करो और एक ही चीज को ट्रस्ट करके उसी को आगे बढ़ते रहो। जस्ट डोंट थिंक कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। ओके ओके। सो इन अ लाइन अगर हम बोले तो कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड सो दैट आप उसको बार यस बार बिल्कुल। रिपीट कर सकते। ओके। सो ओशिन, आपने अभी रिसोर्सेज की बात की कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, तो आपके क्या रिसोर्सेज थे, प्लीज शेयर। रीजनिंग के लिए लूसेंट की ले लीजिए टॉपिक वाइज, या हम्म फिर प्रीवियस ईयर्स कुछ आपको मिल रही है कि प्रीवियस ईयर्स है अच्छी बुक, तो आप वो प्रिफर कर सकते हैं। देन जीके के लिए एज आई टोल्ड यू, या तो मंजूषा पिक कर लीजिए या फिर ल्यूसेंट, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड देन गो फॉर घटना चक्र। घटना चक्र में लेकिन थोड़ा सा इशू है कि वो सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है। इंग्लिश मीडियम अच्छा। स्टूडेंट के लिए आई वुड प्रेफर कि किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स वो ले सकते हैं। ओके। तो ये रहा जीके के लिए। या मैथ्स? मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आप अपने नोट्स या फिर जो आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है, आपने जहां से कंसेप्ट क्लियर किए हैं, सबसे पहले वो आपको देखना है। देन आप मैथ्स के लिए प्रेफर कीजिए किरण पब्लिकेशन। ओके। किरण पब्लिकेशन में जितने भी, जैसे अगर 20 तक आपको करना है तो 20 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आप अच्छे से लगाइए। उसमें टाइप वाइज दे रखा है, तो आई थिंक दैट्स अ बेसिक एंड द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। ओके। और देन और इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश के लिए एरर के लिए आई टोल्ड यू मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, यू मस्ट हाँ रीड बिल्कुल दैट बुक। एंड बिल्कुल। बाकी सारी चीजों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो एमए पब्लिकेशन इज द बेस्ट। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन है ओशिन, ये जो प्रोसेस है अपना सीजीएल का, ठीक है, तो ये और मतलब ये जो प्रोसेस है एक्चुअल में भी काफी लंबा है। टीयर 1 से लेके 4 तक डीवी, और फिर भी उसके आगे भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में और भी प्रोसेस होते हैं, तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और दूसरा कि आपने अपने एग्जाम के टाइम देखा कि कोर्ट केस हो गया, कोविड हो गया, तो जिसके कारण जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा डिले हो गया। तो इससे अच्छा इस क्वेश्चन को आंसर और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद इसे झेला है और सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, ठीक है। तो इतना जो लंबा प्रोसेस है उसको आप कैसे काम होके हैंडल करते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबा प्रोसेस देख के डर जाते हैं एंड दे गिव अप कि नहीं यार, अभी ये हमसे नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा इसमें इंतजार है। तो ये कैसे कामली हैंडल करे? सर कामली तो बिल्कुल भी नहीं था। ऑफ कोर्स मेरा भी ऐसा टाइम आया था व्हेन आई वाज फ्रस्ट्रेटेड लाइक हेल, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस फर्दर, आई विल गिव अप। बट फर्स्टली मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई दे वर विथ मी लाइक अ रॉक। तो उन्होंने बोला था कि तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ और सिर्फ तेरी पढ़ाई पे ध्यान दे, तुझे और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, तूने मेहनत की है तो खुद पे ट्रस्ट रख। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट योरसेल्फ। कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, एंड ट्रस्ट गॉड। दैट्स इट।
कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट Thank you, फॉर CGL की, और आपके जो भी फ्यूचर के गोल और एम है उसके लिए भी आई होप कि वो भी आप अचीव करें और अच्छा करें अपने लाइफ में. सो ऑल द बेस्ट फॉर Thank योर you, sir. फ्यूचर. ओके, मैं भी सारे व्यूअर्स को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहती हूँ, एंड जस्ट डोंट अफ्रेड फ्रॉम एनीथिंग. देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ.